अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो आप सब ठीक हैं और ईद भी आप लोगों की अच्छी गुजर गई होगी। आज आप लोगों का लेक्चर बायोलॉजी का है और आपकी स्टडीज़ जो हैं वो रिस्यूम हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से आगे इंशाल्लाह आप लोगों ने पढ़ना है अब दिल लगा के दोबारा से। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल, और उसके अंदर जो टॉपिक था हमारा वो था सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर हमने एक पहला जो उसका पॉइंट था, एक पहला जो टॉपिक था वो पढ़ लिया था, एंड दैट वाज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कि अगली जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो किस तरह से मेंटेन होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। उससे जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन, के अगली नस्ल के अंदर वेरिएशन, तब्दीलियाँ किस तरह से रूनुमा होती हैं, वो भी मियोसिस की मरहून मिन्नत है। ठीक है, और वो जो है वो इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा हमने पीछे जब मियोसिस 1 पढ़ी थी तो प्रोफेज 1 के अंदर हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर अगर आपको याद हो तो पता है हमने बात की थी कि क्रोमोसोम्स जो है वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो वो जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज करना होता है उसको क्रॉसिंग ओवर कहते थे। और जब इसके अंदर मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए गैमेट सेल्स बनते हैं, ठीक है, चूँकि हमें पता कि मियोसिस जो है वो जर्म लाइन सेल्स के अंदर ही बनती है, तो गैमेट्स ही हमेशा इससे बनते हैं। ठीक है, तो एक सेल से जब गैमेट्स बनते हैं तो जो पीछे वाला पेरेंट सेल था उसमें जो अंदर क्रोमोसोम से उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो जो नया सेल उससे बनता है उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं क्रॉसिंग ओवर जो वो होती है पेरेंट सेल में, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर होती है इन ईच क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ ईच पेरेंटल सेल, कि हर पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो जो डॉटर सेल उससे जो नया सेल बनता है और उसके अंदर फिर जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, कि जो पेरेंट सेल है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर क्या थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, चेंज नहीं कर लेते, एक्सचेंज, वो अपना सेगमेंट उसे दे देता है, वो अपना सेगमेंट उसे दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जब अगला जो नया डॉटर सेल बनेगा तो उसके अंदर भी वेरिएशन आएगी, वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसा नहीं होगा, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आ जाएंगी। ठीक है, और फिर जब ये जो गैमेट्स हैं, ठीक है, जो गैमेट्स बन गए इनकी जब फ्यूजन होती है तो फिर जो नया आगे बनता है वो बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। जिस तरह से एग सेल प्लस स्पर्म सेल ये दोनों मिले, प्लस का मतलब ये है फ्यूजन हुई है। क्या मतलब है इसका? फ्यूजन हुई है, तो इसके नतीजे में क्या बना? जायगोट। ये जो जायगोट है ये फर्दर डेवलप करेगा एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो डेवलप कर देगा एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका जो है ना वो सर्किट चलता है। तो हमें देखना है कि क्या होता है कि जब इन डॉटर सेल्स की, ठीक है, जो कि हमारे पास एग सेल या स्पर्म सेल, ये दोनों हो सकते हैं, ये जब फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस का साइन फ्यूज़, तो क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होगा वो इस पेरेंटल सेल से डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट हुआ है? क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स ने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, थोड़े बहुत जो है वो अपने एक्सचेंज किए हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब क्रॉसिंग ओवर, ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है और जो वेरिएशन आती है अगली जनरेशन में, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशन जब आती है तो वो इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली तब्दीलियों को अडाप्ट कर सकते हैं ईजीली। अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रही तो आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। अब देखो, हर इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी जो फिजियोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे आप ये देखें कि जो पोलर बियर्स हैं उनकी स्किन के ऊपर जो है वो अच्छे खासे जो हैं वो होते हैं, फर होती है और फैट्स ज़्यादा होते हैं, फिर उनको सर्दी कम लगती है। लेकिन अगर हम लोग अपने इस एक्सपोज स्किन के साथ वहाँ पे चले जाए, हम तो ठंड से मर जाए। ठीक है, तो अब ये देखें फिजियोलॉजी चेंज हुई। इसी तरह से
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सहरा वगैरह में रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर पानी वो कम पीते हैं, पानी स्टोर करने की कैपेबिलिटी उनके बॉडी के अंदर पाई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चरली या फिजिकली डिफरेंट होते हैं। और ये डिफरेंट क्यों होते हैं? ये जेनेटिक वेरिएशन आती है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स एक सदी के जानदार और उससे अगली सदी के जानदारों में थोड़ी बहुत जो है वो अंदर ही एवोल्यूशन आती है, इवॉल्व चीज़ें होती हैं, और ये जो इवॉल्व चीज़ों का होना आता है ये बेसिकली वेरिएशन होती है, ठीक है। तो होप सो आपको इसकी समझ आई। खदीजा, आपको इसकी समझ आई है? दोबारा से मैं थोड़ा सा बताती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर, जब मियोसिस 1 कि प्रोफेज 1 के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर हुई, तो उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो नया जो बनने वाला डॉटर सेल है उसके अंदर जेनेटिकली वेरिएशन आ जाती है। तो इस वेरिएशन, वो जो डॉटर सेल्स हैं वो जब फ्यूज़ करेंगे नया जायगोट बनेगा, तो जायगोट के अंदर डेफिनेटली भी चेंजेस आएंगी, ठीक है। वो पेरेंटल सेल्स जैसा नहीं होगा, थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंट होगा। और ये वेरिएशन आने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बायोलॉजिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे तरीके से अडाप्ट करते हैं। अडाप्ट का मतलब ये है कि एक मखसूस माहौल के अंदर रहने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। ये अडाप्टेशन होती है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स एरर्स इन मियोसिस है, ठीक है। पीछे भी जब हमने माइटोसिस की थी तो उसके सिग्निफिकेंस के अंदर हमने माइटोसिस के 2 एरर्स पढ़े थे। याद है आप लोगों को कौन से एरर्स वो 2 पढ़े थे हमने? ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो मेटास्टेसिस होती है जो कि कैंसर सेल कॉज करते हैं, ठीक है। 2 तरह के ट्यूमर्स पढ़े थे हमने, बेनिन ट्यूमर्स पढ़े थे और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़े थे, ठीक है। बेनिन ट्यूमर्स जो हैं वो जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उधर ही रहते हैं, ठीक है, जहाँ बनते हैं उधर ही रह जाते हैं। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो जिस्म के बाकी टिश्यूज़ के अंदर भी फैलना शुरू कर देते हैं, और उनका इस तरह से फैलना जो होता है, उनकी जो प्रोलिफ्रेशन होता है बाकी जिस्म के टिश्यूज़ के अंदर जो फैलना होता है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, दैट इज़ अ कैंसर। ये हमने एरर्स पढ़े थे किसमें? माइटोसिस के अंदर। अब हम लोग मियोसिस के अंदर भी एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब मियोसिस के एरर्स स्टूडेंट्स माइटोसिस के एरर्स से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था? कैंसर कॉज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई बीमारी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एक और डिसऑर्डर आ रहा है, वो ये है। अच्छा, हमने जब ड्यूरिंग सिनॉप्सिस 1 during anaphase 1 एनाफेज 1 कौन सा था? एनाफेज 1 जो है वो बेसिकली मियोसिस 1 की जब हम लोग बात करें तो उसका स्टेप है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट करते हैं और क्या करते हैं? ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है सेल था, तो ये इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होता है? इसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ इस तरह से चले जाते हैं, मतलब इनको जो है ना वो स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ यहाँ पे अटैच होते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का की डायग्राम मैंने तब बनाई थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो इन क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोनों अपोजिट पोल्स, आधे क्रोमोसोम इस सेल के इस पोल की तरफ आ जाएंगे, कॉर्नर की तरफ आ जाएंगे, और आधे क्रोमोसोम जो हैं वो सेल के इस कॉर्नर की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो है ये होती है इसको कहते हैं कि ये बेसिकली जो स्टेप है ये एनाफेज 1 है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन एनाफेज 2 में जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है वो सेपरेट होते हैं। हम देखो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 क्या है। हमने मियोसिस जब पढ़ी थी तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक मियोसिस 1, दूसरी मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी सारे स्टेप्स से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और मियोसिस 2 के अंदर भी सारे स्टेप्स से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ठीक है, ये सारे थे। अब एनाफेज 1 मियोसिस 1 की बात हो रही है, एनाफेज 2 मियोसिस 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपने थोड़ी सी डिफ्रेंटेशन अपने माइंड में रखनी है कि क्या होता है कि जब एनाफेज 2 आता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसको कहते हैं डिसजंक्शन। सिस्टर क्रोमोसोम्स जब आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको डिसजंक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स कभी कभी ये जो सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस से अलग होके ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं ना, कभी कभी ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती।
ज़्यादा क्रोमोसोम्स इधर आ जाते हैं, कम उधर रह जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो नया एक सेल बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर नॉर्मल 46 है तो हो सकता है उसके अंदर 48 आ जाए, और ये जो जाएगा इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो फॉर एग्जाम्पल 44 या 45 रह जाएंगे। तो डिसजंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं हुई, नॉन डिसजंक्शन हो गई है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या होता है इसमें कि इसमें जो सेपरेशन है क्रोमोसोम्स की वो नॉर्मल नहीं हुई है। नॉर्मल क्यों नहीं हुई है कि इधर ज़्यादा क्रोमोसोम चले गए, इधर कम आ गया, ठीक है। तो इस ज़्यादा वाली साइड से जो नया सेल बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 48 आ गए हैं, और कम क्रोमोसोम वाले नंबर से जो बना है नया सेल उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम रह गया, ठीक है। तो ये होती है नॉन डिसजंक्शन। तो इसमें क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स विच हैव ईदर मोर और लेस दैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो नए सेल्स बनेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। और इस तरह से अगर ये अब नॉर्मल गैमेट फ्यूज़ करके नया जाइगोट बना देते हैं, ठीक है, और विद ए नॉर्मल गैमेट, ठीक है, कहते हैं अगर ये वाले अब नॉर्मल गैमेट्स किसी नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज़ करते हैं तो एबनॉर्मल तो रिज़ल्ट जो है वो एबनॉर्मेलिटी आएगी क्रोमोसोम नंबर में अगली जनरेशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 47 45 या 48 या 44 इस तरह से हो सकता है। तो ये होता है नॉन डिसजंक्शन। आपने याद रखना है कि मियोसिस बेसिकली होती है सिर्फ जर्म लाइन सेल्स के अंदर। जर्म लाइन सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से स्पर्म सेल हो गए, एग सेल हो गए, सिर्फ इनके अंदर ही मियोसिस होती है। आपकी बॉडी के बाकी के जो सेल्स हैं ना ये सारे, इनके अंदर मियोसिस नहीं होती, इनके अंदर माइटोसिस होती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। दो तरह के सेल्स मैंने आपको बताए थे ना, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं और दूसरे जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं और जर्म लाइन सेल्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। फीमेल्स के अंदर ओवरी के अंदर जो है वो एग सेल होते हैं और मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है। तो ये जो एग सेल और स्पर्म सेल दोनों जो बनते हैं ये मियोसिस की वजह से बनते हैं। इनके अंदर एरर आ जाता है, ठीक है। एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के दौरान जो डिसइंटीग्रेशन है, अलग होना जो क्रोमोसोम्स का, वो कभी कभी नॉर्मल नहीं होता है। एक तरफ ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाते हैं, दूसरी तरफ कम, तो वो जो दोनों पोल्स से जो नए सेल्स बनते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो जाता है। और वो जो एबनॉर्मल गैमेट्स, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स जब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ फ्यूज़ करेंगे तो उससे जो नया जायगोट बनेगा और वो जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो और फिर जो नया एक इंडिविजुअल खड़ा हो जाएगा, उस इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर पूरे नहीं है, ठीक है, कम या ज़्यादा, तो फिर वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, ठीक है, वो फिर गे हो सकता है, ठीक है। आपने सुना है ना, गे जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होते, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम ज़्यादा होता है, वो इसीलिए हो जाता है, उनके अंदर नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला जिसको जैसा मर्ज़ी बनाए। तो ये जो नॉन डिसजंक्शन वाली एबनॉर्मेलिटी है ये गेज़ के अंदर पाई जाती है, तो इसकी वजह से हम लोग इनके साथ कोई नफरत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ठीक है। और बाकी उनकी जो एक फ़िज़िकल एक जो चेंज है वो बस कुदरत की वजह से है, कुदरत ने ही इस तरह की चीज़ उनके अंदर सिलेक्ट की है, उनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी किस्म का उनको जो है वो ताना नहीं देना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो आगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर डिफरेंस है, कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन इंशाल्लाह कल हम लोग करेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद करें, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ भी है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आज आपको इसी डिटेल से बताया, आप एक दफ़ा लेक्चर सुने, 2 दफ़ा सुने, इतनी छोटी सी वीडियो होती है, 2-3 दफ़ा उसको सुन लिया करें बैठे बैठे, ठीक है। और जब आप सुनते हैं तो आपको उसी टाइम याद हो जाता है। टर्मिनोलॉजीज अपने ठीक करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और साथ साथ उसको जो है वो अच्छे तरीके से याद करें। आप लोग को इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट भी मिलेगी, तो असाइनमेंट आने से पहले आप अपने टॉपिक्स याद कर लिया करें। ये ना सोचा करें कि असाइनमेंट आएगी तो हम लोग तब पढ़ेंगे, उससे पहले अपना सारा काम कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।